अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग पीएसएल के मैचेस तो एंजॉय कर ही रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें और इससे कुछ सीखें। तो मैं ऐसे ही फारिग बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि कोई इस तरह का मैं मशीन लर्निंग का मॉडल बनाऊं जो कि प्रिडिक्ट करे कि किस टीम के जीतने के कितने % चांसेस हैं। समथिंग सिमिलर लाइक वो जो मैच में शो होता है एचबीएल का पीएसएल प्रेडिक्टर, जो कि बता रहा होता है कि इस टाइम पे फलां टीम के जीतने के इतने % चांसेस हैं। तो इस तरह की चीज़ अगर मैं खुद बनाने की कोशिश करूँ तो वो कैसे रिजल्ट शो करेगी, तो मैंने ये सोचा। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरी देखें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ बना दी है, मैंने कोई बहुत ही परफेक्ट चीज़ बना दी है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं फारिग बैठा हुआ था और मैं एक चीज़ को सिर्फ एक्सप्लोर करना चाह रहा था और मैंने सिर्फ इसी तरह फ़न के तौर पे इस चीज़ को लिया, थोड़े से फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए और उसकी बेस पे एक मॉडल बना दिया। मुझे रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग लगे तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं और आप लोगों को भी बताऊं कि किस तरीके से चीज़ बन सकती है। तो मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को इंस्पिरेशन देना है कि मुझ जैसा बंदा जब फारिग बैठे बैठे इस तरह की चीज़ बना सकता है, तो आप लोग तो अगर ज़्यादा डेडिकेशन से इस चीज़ को लेकर चलें तो आप लोग इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स और इससे ज़्यादा अच्छे मॉडल्स बना सकते हैं। तो इसका मकसद सिर्फ ये है, इसका मकसद अपने आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ साबित करना नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी कोई भी मशीन मॉडल ट्रेन करने के लिए वो है डाटा। तो अब डाटा कहाँ से आए? तो क्रिकेट का डाटा जो है वो काफ़ी जगहों से आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिक इन्फो की वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर मैच के डाटा भी मिल जाता है, उसके अलावा बहुत सारे स्टैट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको करनी पड़ेगी वेब स्क्रैपिंग, और मैं इतनी ख्वारी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसको सिर्फ एज अ फन के तौर पर ले रहा था, इतनी ख्वारी का मेरा मूड नहीं था। तो मुझे याद आया कि एक वेबसाइट है cricksheet.org के नाम से, जहाँ पे मैचेस जो हैं वो CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वर्जन के अंदर मौजूद होते हैं और उनका स्कोर कार्ड मौजूद होता है। तो मैंने वहाँ से सिर्फ PSL के मैचेस को डाउनलोड कर लिया। अब आप कह सकते हैं कि सिर्फ PSL क्यों? अगर ज़्यादा मैचेस डाउनलोड करता तो मॉडल शायद और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता, क्योंकि मशीन लर्निंग में जितना ज़्यादा डाटा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन मैं चीज़ों को सिंपल रखने के लिए सिर्फ मैंने PSL के मैचेस ही डाउनलोड किए। वहाँ पे 160 मैचेस का डाटा अवेलेबल है PSL के, यानी जब PSL सस्पेंड हुई थी पाकिस्तान में कोविड की वजह से, वहाँ तक के 160 मैचेस का डाटा अवेलेबल है। वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसमें से 5 वो मैचेस निकाल दिए जिनमें नो रिजल्ट या फिर जो मैचेस डक लुईस मेथड के बेस पे डिसाइड हुए थे, उन मैचेस को मैंने निकाल दिया। बाकी बचे 155 मैच। अब इन 155 मैचेस के ऊपर मैंने जो करना है वो करना है। अब इन 155 मैचेस का मेरे पास मौजूद है स्कोर कार्ड। अब यहाँ पे मुझे सोचना था कि मैं प्रॉब्लम में क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा था कि टीम की प्रिडिक्शन कब, मैं मैच की प्रिडिक्शन करूंगा जब पहली इनिंग खत्म हो चुकी हो। सेम लाइक जो HBL प्रिडिक्टर है वो सेकंड इनिंग में प्रिडिक्ट करता है। पहली इनिंग में वो सिर्फ स्कोर प्रिडिक्ट कर रहा होता है, सेकंड इनिंग में वो बताता है कि किस टीम के जीतने के कितने % चांसेस हैं। तो मैं भी कुछ इसी तरह का करना चाह रहा था। तो इसका मतलब है अगर मैं सेकंड इनिंग में प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूं तो मेरे पास पहली इनिंग का डाटा मौजूद होना चाहिए। पहली इनिंग के डाटा के ऊपर मैं ट्रेन करूंगा। तो पहली इनिंग से मैंने 5 फीचर्स निकाले। पहली इनिंग को तो मैंने एक तरह से 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। पहला टुकड़ा है पावर प्ले का, यानी पावर प्ले के अंदर मैं चेक करूंगा कि कितना रन रेट था टीम का और कितनी विकेटें बची हुई हैं या कितनी विकेट्स इन हैंड। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा कर ली, ये हो गए 2 फीचर्स। उसके बाद फिर यानी 6 से लेकर 15 यानी टोटल 15 ओवरों के बाद अब कितना रन रेट है और अब कितनी विकेटें बची हुई हैं, ये डाटा भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। और फिर 15 से 20 यानी जब इनिंग खत्म हो गई तो अब कितना रन रेट था और अब विकेट बचने का कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से सिर्फ ये 5 फीचर, यानी इन जो 3 पीरियड्स हैं, 6ठे ओवर के बाद करंट रन रेट और कितनी विकेट्स बची हुई हैं, 15वें ओवर के बाद करंट रन रेट और कितनी विकेट्स बची हुई हैं, और 20वें ओवर के बाद क्या रन रेट था। ये 5 फीचर्स मैंने टीम के एक्सट्रैक्ट किए और फिर उसकी बेस पे मैंने अपने मॉडल को ट्रेन किया। जब मैंने मॉडल को ट्रेन किया तो मॉडल ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और उसकी ऑब्वियस सी वजह ये थी कि PSL में ज़्यादातर जो है सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम जीतती है, और तकरीबन अगर मैं रफली बताऊं तो 67% टाइम ऐसा ही होता है। तो ये क्लास इम्बैलेंस का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था और मेरा मॉडल ज़्यादातर फिर यही प्रिडिक्ट करता था कि टीम बैटिंग सेकंड जो है वो जीत जाएगी। तो इस बैलेंस को मैंने जो ख़त्म करने के लिए एक टेक्निक कहलाती है स्मोट, ये यूज़ की, जो कि फिर डाटा को रेप्लिकेट करती है, यानी खुद से डाटा बनाती है ताकि डाटा जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपकी इक्वल हो जाए। तो उसने खुद से बैटिंग फर्स्ट वाली जो विनिंग वाला डाटा था उसको रेप्लिकेट कर लिया। तो ये डाटा मैंने रैंडम पैरामीटर्स को यूज़ किया। अब ये कितनी रियलिस्टिक है ये आप टेक्निकलिटीज़ में पढ़ के खुद से सोच सकते हैं, लेकिन मैंने चीज़ों को सिंपल रखते हुए बस सिंपली इस मोड को यूज़ किया, डाटा रैंडमली जनरेट किया, और फिर उसकी बेस पर जब मैंने मॉडल ट्रेन किया तो तकरीबन 80% की एक्यूरेसी आ रही थी। तो मुझे लगा कि ये रीजनेबल एक्यूरेसी है तो इसको यूज़ किया जा सकता है, और मैंने 80-20 का डाटा स्प्लिट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज़ किया था। 80% पे मैंने अपने डाटा को ट्रेन किया और 20% के ऊपर टेस्ट किया। 80% ही की तकरीबन मेरी एक्यूरेसी आई, तो मेरा ख्याल से इतनी बुरी एक्यूरेसी नहीं थी। तो
अब आपका मॉडल जो है वो ट्रेन हो गया है पहली इनिंग के बाद प्रिडिक्ट करने पे। अब पहली इनिंग के बाद जो है अक्सर प्रिडिक्शन जो है वो इतनी एक्यूरेट नहीं हो सकती, ऑब्वियस रीज़न, और एचबीएल का जो प्रिडिक्टर है वो भी ऐसा ही है, शो कर रहा होता है। तो जिस तरह कल लास्ट वाले मैच में मेरा जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट कर रहा था कि कराची के जीतने के 93% चांसेस हैं, क्योंकि कराची ने एक बड़ा स्कोर किया था और ऑब्वियसली उस टाइम पे कराची फेवरेट थी। लेकिन जैसे जैसे ओवर्स बढ़ते गए हमने देखा कि इस्लामाबाद की सिचुएशन बेटर होती गई, तो इसी वजह से हम चाहेंगे कि हमारा मॉडल भी ये चीज़ सीखे, यानी जब मैच की सिचुएशन इवॉल्व हो रही है तो फिर मॉडल की प्रिडिक्शन भी इवॉल्व हो। तो इस वजह से फिर मैं सेकंड इनिंग में दोबारा प्रिडिक्शन करूंगा हर ओवर के बाद, और अब मैं हर ओवर के बाद सेकंड टीम का डाटा भी एक्सट्रैक्ट करूंगा। और सेकंड टीम का सिर्फ मैं दो चीज़ें लूंगा, एक चीज़ लूंगा कि उनका रिक्वायर्ड रन रेट कितना है और अब उनकी कितनी विकेटें बची हैं। हर ओवर के बाद मैं ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करूंगा और उनको इन 5 फीचर्स के साथ मिला दूंगा, यानी टोटल मेरे पास हो जाएंगे अब 7 फीचर्स, और उसकी बेस पे मैं प्रेडिक्ट करूंगा हर ओवर के बाद। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे अपने मॉडल से कि जैसे जैसे ओवर्स बढ़ते जाएं तो आपके मॉडल की जो प्रिडिक्शन है वो मैच की सिचुएशन के हिसाब से एवॉल्व होती जाए। तो कल के मैच में हमने देखा कि तकरीबन 12वें और 13वें ओवर के बाद मेरे मॉडल ने जो है इस्लामाबाद के फेवर में प्रिडिक्शन करना शुरू कर दी थी और उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ना शुरू हो गई, और 12वें और 13वें ओवर के बाद ही इस्लामाबाद ने काफ़ी तेज़ खेलना शुरू कर दिया था। तो अब मजीद रिजल्ट्स मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं कि जो ये रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है ये डिपेंड करता है रैंडम सीड के ऊपर, यानी आप रैंडमली जब इस मॉडल को रन करेंगे तो एक दफ़ा आपको ये एक एक्यूरेसी, एक प्रोबेबिलिटी देगा, दोबारा रन करेंगे तो ये दूसरी प्रोबेबिलिटी देगा। तो हो सकता है मैं पहली दफ़ा रन करूं और मैं अपने रिजल्ट से काफ़ी मुतमईन हो जाऊं, बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन जब आप उस मॉडल को रन करें तो रिजल्ट इतने अच्छे ना आ रहे हो और फिर आप बोलेंगे आपने मुझे पागल बना दिया। तो ये रैंडम फॉरेस्ट की नेचर है, इस वजह से ये डिपेंड कर रहा होता है रैंडम सीड के ऊपर। तो फिर मैंने इसी वजह से अपने मॉडल को 100 दफ़ा ट्रेन किया, यानी 100 दफ़ा उसकी मैं एक्यूरेसी निकालूंगा और फिर उसका एवरेज ले लिया, क्योंकि जितनी ज़्यादा दफ़ा मैं ये रिपीटेशंस करूंगा गलती के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। इसको इस तरीके से समझें कि जब आप कॉइन को फ्लिप करते हैं तो 50% चांस होता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हो सकता है आप कॉइन को 3 दफ़ा फ्लिप करें और तीनों दफ़ा हेड आ जाए, तो आप बोलेंगे तो 50% प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन रियल में 50% प्रोबेबिलिटी ही होती है। अगर आप इस चीज़ को तकरीबन 100 दफ़ा रिपीट करेंगे तो ये रफली 50% के करीब ही आएगी। तो इस वजह से मैंने 100 दफ़ा अपने मॉडल्स को ट्रेन किया और फिर उसकी एवरेज निकाल के एवरेज रिपोर्ट की। तो अब इसने किस तरह का परफॉर्म किया ये भी हम रिजल्ट्स में एनालाइज करते हैं। तो अब हम अपने मॉडल को एनालाइज करते हैं उन मैचेस पे जो कि अब खेले जा रहे हैं रिजम्पशन के बाद। तो पहला मैच जो हुआ वो था इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं विन प्रोबेबिलिटी, यानी पहला जो ऊपर वाला ग्राफ है वो विन प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि किस टीम के कितने % जीतने के चांसेस हैं। नीचे वाला ग्राफ जो है वो रियल डाटा बता रहा है कि ओवर्स के बाद कितना रिक्वायर्ड रन रेट है और कितनी विकेट्स जो है वो चेजिंग टीम की बची हुई हैं। 0 का मतलब है कि पहली इनिंग एंड होने के बाद और उसके बाद ओवर्स नंबर वहाँ पर मैंने आपको बताए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब इनिंग्स एंड हुई थी तो ग्रीन वाला बार बड़ा है, यानी लाहौर को वो प्रेडिक्ट कर रहा था कि मेरा मॉडल कि लाहौर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि एक तरह से ऑब्वियस था क्योंकि स्कोर इस्लामाबाद का कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। और फिर इस चीज़ को मेंटेन भी किया उसने ओवर द ओवर्स एज वेल, क्योंकि लाहौर की विकेट्स बची हुई थी, शायद इस वजह से वो लाहौर को फेवर कर रहा था। लेकिन एंड पे जब विकेट्स थोड़ी सी गिरना शुरू हुई, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर उसने इस्लामाबाद की प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी दिया। खासतौर पर अगर आप लास्ट ओवर को देखें, क्योंकि लास्ट ओवर के बाद लाहौर को 16 रन चाहिए थे, तो मेरा ख्याल से वहाँ पर इस्लामाबाद की प्रोबेबिलिटी तकरीबन 60 to 70% कर देनी चाहिए थी, लेकिन मेरा मॉडल जो है तकरीबन 40% तक तो उस प्रोबेबिलिटी को ले गया, यानी 40% वहाँ पर वो कह रहा था कि इस्लामाबाद ये मैच जीत सकता है। इवेंचुअली वो मैच लाहौर ही जीता। तो ये पहले मैच की प्रेडिक्शन थी। आप देख सकते हैं कि बहुत बुरी प्रेडिक्शन नहीं है, मतलब काफ़ी रीजनेबल आप इसको कह सकते हैं। अगला मैच था मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का, और जहां पे जब मुल्तान ने पहले बैटिंग की थी और स्कोर काफ़ी अच्छा किया था पहली इनिंग्स में, तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि इवन दो वो कराची को फेवर कर रहा है आफ्टर द फर्स्ट इनिंग, लेकिन फिर भी मुल्तान की प्रोबेबिलिटी 40% के करीब, वो कह रहा है कि 40% के करीब चांसेस हैं कि मुल्तान भी ये मैच जीत सकता है। और फिर जैसे जैसे कराची की इनिंग प्रोग्रेस होती गई, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो मुसलसल बढ़ रहा था, इवन दो उनके पास विकेट्स थी लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा था, तो मुल्तान के चांसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। और फिर आप एंड पे देख सकते हैं कि उसने इवेंचुअली फिर मुल्तान के हक में ही फैसला दिया। इंटरेस्टिंग चीज़ लास्ट ओवर में आप देखेंगे कि कराची को 22 रन चाहिए थे और तब भी 40% चांस तकरीबन वो कराची को दे रहा है। इसकी वजह शायद यह है कि मेरा मॉडल विकेट्स रिमेनिंग के ऊपर भी क्योंकि रिलाई कर रहा है, तो विकेट्स कराची की काफ़ी बची हुई थी, इस वजह से वो कराची को फेवर कर रहा है। तो आई विल नॉट से कि भाई ये रिजल्ट बहुत बुरा है, क्योंकि मैंने सिर्फ 5 फीचर्स यूज़ किए, अगर ज़्यादा फीचर्स यूज़ करता तो शायद ये ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकता था।
फिर तीसरा मैच था लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का, जिसमें थोड़ा सा मेरे लिए स्ट्रेंज था कि जब इनिंग एंड हुई तो वो पेशावर ज़ल्मी के हक में ज़्यादा प्रिडिक्शन कर रहा था, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज था, क्योंकि 170 का स्कोर इतना बुरा स्कोर नहीं होता, बट स्टिल माई मॉडल वॉज सेइंग कि भाई इस टाइम पे पेशावर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर पेशावर की इनिंग्स प्रोग्रेस की, यानी पेशावर ने चेस करना शुरू किया, तो उनकी क्योंकि विकेट्स वगैरह गिरना शुरू हुई और वो रन रेट भी उस तरीके से मेंटेन नहीं कर सके, तो फिर उसने लाहौर के हक में आहिस्ता आहिस्ता प्रिडिक्शन अपनी बढ़ाना शुरू कर दी और इवेंचुअली फिर आप देख सकते हैं कि उसने फिर इवेंचुअली लाहौर के हक में फैसला किया और वो मैच फिर लाहौर ही जीता। तो आप देख सकते हैं कि मॉडल ने एटलीस्ट ओवर के साथ साथ सीखा और अपनी जो प्रिडिक्शन है उसको बेहतर बनाया। फिर अगला मैच था क्वेटा ग्लैडिएटर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो कि प्रिडिक्ट ना भी करते तो भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था। क्वेटा ने बहुत ही छोटा स्कोर बनाया था, तो ऑब्वियसली वो इनिंग के एंड पे ही कह रहा था कि इस्लामाबाद के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्वेटा के चांसेस, वो स्टिल उसको 30% चांस मेरा मॉडल दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे इस्लामाबाद की इनिंग प्रोग्रेस हुई, उनका रन रेट जो है वो बढ़ता गया, रिक्वायर्ड रन रेट कम होता गया, विकेट्स तो उनकी गिरी ही नहीं, तो आप देख सकते हैं कि फिर क्वेटा की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो के करीब आ गई। स्टिल वो एट द एंड 0 पॉइंट समथिंग क्वेटा को दे रहा था, जो कि इंटरेस्टिंग है। लेकिन देख सकते हैं आपके 90% से ज़्यादा वो इस्लामाबाद के हक में फैसला कर चुका था एट द एंड ऑफ 9th ओवर। फिर पेशावर और क्वेटा का मैच था, जो कि अगेन मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज था, क्योंकि पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए एक काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग के मॉडल जो है वो पेशावर को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देगा, तो उसने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो दी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 50% तक कुछ ऊपर प्रोबेबिलिटी उसने पेशावर को दी और बाकी प्रोबेबिलिटी उसने ऑब्वियसली क्वेटा के नाम पे की। लेकिन जैसे जैसे फिर क्वेटा की इनिंग प्रोग्रेस की, ऑब्वियसली क्वेटा जो है वो बिल्कुल रन रेट को फॉलो नहीं कर सका, उनकी विकेट्स भी गिरती रही, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती गई। शुरू में आप देख सकते हैं कि फिर भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक थी क्वेटा के पास, क्योंकि उन्होंने विकेट बचा के रखी हुई थी, लेकिन जब विकेट्स भी गिरना शुरू हुई तो फिर उनके पास कुछ भी नहीं था और फिर उसने पेशावर के लिए ही जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ाना शुरू कर दी। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का, अगेन जिसमें इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग की और जबकि उन्होंने रिकवरी काफ़ी अच्छी की थी, लेकिन स्टिल स्कोर इतना अच्छा नहीं था पहली इनिंग्स का। इसी वजह से मेरा मॉडल जो है पहली इनिंग खत्म होने के बाद लाहौर कलंदर्स के फेवर में फैसला दे रहा था कि लाहौर कलंदर्स ये मैच जीत जाएगा। और जैसे जैसे इनिंग प्रोग्रेस होती गई, स्टिल क्योंकि लाहौर अच्छा खेल रहा था, लाहौर ने विकेट्स भी बचा के रखी हुई थी, तो इस वजह से वो लाहौर के हक में ही फैसला दे रहा था और तकरीबन 10वें ओवर के बाद तो उसने इस्लामाबाद की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही कम कर दी थी। लेकिन अगर आपको याद हो 10वें ओवर के बाद जो है 2 विकेटें गिरी थी एक ही ओवर में, और वहाँ से इस्लामाबाद की प्रोबेबिलिटी बढ़ना शुरू होती है और इवेंचुअली वो मैच इस्लामाबाद जीता। तो आप देख सकते हैं कि 10वें ओवर के बाद जो है मॉडल ने तकरीबन सीखना शुरू कर दिया कि अब जो है इस्लामाबाद की सिचुएशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसने इस्लामाबाद के हक में ही फैसला करना शुरू कर दिया और इवेंचुअली वो मैच इस्लामाबाद ही जीता। फिर पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का मैच था और उसके अंदर जो है पेशावर को ज़्यादा प्रिडिक्शन दे रहा था पहली इनिंग ख़त्म होने के बाद, क्योंकि पेशावर का स्कोर इतना बुरा नहीं था, लेकिन मुल्तान ने क्योंकि बहुत ही अच्छा खेला और रन रेट को उन्होंने जिस तरीके से अपना मेंटेन किया, रिक्वायर्ड रन रेट कम होता गया, उनकी विकेट्स भी इन हैंड थी, तो आहिस्ता आहिस्ता पेशावर की प्रोबेबिलिटी कम होती गई और आप देख सकते हैं कि मुल्तान की प्रोबेबिलिटी यानी ग्रीन बार बढ़ता गया और फिर इवेंचुअली ऑब्वियसली वो मैच मुल्तान जीत गया। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मेरे मॉडल ने इस चीज़ को यानी पिकअप कर लिया मैच की सिचुएशन के हिसाब से और वो आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान के फेवर में प्रिडिक्ट करता गया। फिर लेटेस्ट मैच जो था वो था कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और इसके रिजल्ट्स मेरे लिए थोड़े से ज़्यादा हैरत अंगेज थे, क्योंकि जब इनिंग्स एंड हुई तो कराची के फेवर में 93% मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा था। स्कोर इवन तो बहुत अच्छा था, बट मेरा ख्याल से 93% की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो खैर 93% प्रेडिक्ट कर रहा था कि 93% चांसेस हैं कि कराची जीतेगा, और उसने अपनी ये प्रोबेबिलिटी तकरीबन 10वें ओवर तक मेंटेन रखी, क्योंकि इस्लामाबाद की विकेट्स भी गिर चुकी थी, रिक्वायर्ड रन रेट भी 12 से ऊपर जा चुका था, तो इस वजह से उसने तकरीबन 10वें ओवर तक तो इतनी ही प्रोबेबिलिटी रखी। उसके बाद जो है उसने इस्लामाबाद के हक में फैसला करना शुरू किया, स्पेशली 12वें ओवर के बाद। अगर आपको याद होगा 12वें ओवर में जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो गया था, और फिर जब टाइम आउट के बाद जो परेरा का ओवर था जिसमें काफ़ी कुट लग गई थी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि फिर इस्लामाबाद के हक में ही मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया और फिर वो इस्लामाबाद के हक में ही इवेंचुअली ये मैच भी गया। तो इंटरेस्टिंग था, यानी स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा वो चांसेस कराची को दे रहा था, लेकिन इन दी एंड फिर उसने तकरीबन 12वें ओवर के बाद उसने ट्रेंड को पकड़ लिया कि यहाँ पे इस्लामाबाद की सिचुएशन जो है वो ज़्यादा मजबूत है, तो इस वजह से इस्लामाबाद के हक में फैसला दिया। अब अगर हम ओवरऑल बात करेंगे रिजल्ट्स कैसे थे, तो मेरा ख्याल से रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं थे। आप कह सकते हैं, मुझे खुद भी नज़र आ रहा है कि कुछ ओवर्स में कुछ जगहों पे जो है इसको ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्शन देनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे जब दूसरी टीम के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं, वो तब भी उसको चांस दे रहा होता है।
तो मेरा ख्याल से उसकी वजह यह है कि हम बहुत थोड़े फीचर्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप बेहतर फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकें, आप बेहतर फीचर्स यूज़ कर सकें, और फॉर एग्जांपल आप ये भी निकालें कि टीम कितनी डॉट बॉल्स खेल रही है, कितने उसने चौके छक्के मारे हैं, इस तरह के फीचर्स भी अगर आप यूज़ करें तो, या कौन से बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ यूज़ करेंगे तो शायद आपका मॉडल ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन कंसिडरिंग कि हमने सिर्फ 5 और फिर 2 बैटिंग टीम के जो हम यूज़ कर रहे हैं, चेजिंग टीम के यूज़ कर रहे हैं फीचर्स, सिर्फ इन 7 फीचर्स को यूज़ करते हुए एक मॉडल बनाया, तो मेरा ख्याल से इसके रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं हैं। तो अगेन ये तो मैंने सिर्फ एज अ फन के तौर पे बनाया, अगर आप इस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें तो आई एम श्योर आप इसको ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब कुछ सजेशंस जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा जो आप इस चीज़ को यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह के मैंने आपको पहले कहा कि आप इसमें मजीद फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर अपने मॉडल को आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने क्लास इम्बैलेंस को दूर करने के लिए स्मोट की टेक्निक यूज़ की, तो आप उसको डिफरेंट पैरामीटर्स को छेड़ के देख सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस आते हैं। फिर आप इसमें जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फॉर एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका मॉडल सही प्रेडिक्शन कर रहा है तो आपके मॉडल को वो रिवॉर्ड दे, और जहाँ पे वो गलत कोई गलती कर जाता है तो वो उसको जो है वहाँ पे पेनलाइज करे। जिस तरह कुछ ओवर्स में हम देखते हैं कि जहाँ पे वो एक टीम को फेवर करना चाहिए था लेकिन वो फेवर नहीं करता, तो वहाँ पे उसको पेनलाइज करना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गई। इसी तरीके से आप और मेथड्स, मैंने रैंडम फॉरेस्ट यूज़ किया, आप और मेथड्स को ट्राई करें और देखें। तो लाइक अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटलेस। आप बस इस पर अगर मेहनत करेंगे तो आई थिंक यू कैन डू समथिंग मच बेटर। और लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको ज़रूर जो है लाइक कीजिए और जो है मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बेहतर हो सकती थी। उसके अलावा अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो मैं आपको कोड दे दूंगा। मैंने टेक्निक वैसे आपको समझाई दी है लेकिन कोड मैं दे दूंगा आप लोगों को। आप इतना लाइक क्लीनली नहीं लिखा हुआ कोड, लेकिन फिर भी आपको मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस कोड को यूज़ करना चाहें, इसको इम्प्रूव करना चाहें तो फील फ्री टू डू इट, लेकिन मुझे एक्नॉलेज ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और जो है अगर आप इसको कुछ भी नई चीज़ बनाएं तो आप मुझे भी दिखाएं कि आपने क्या इंप्रूवमेंट किया है। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मेरी चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए किस तरीके से उसमें इंप्रूवमेंट किए हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, एक मैंने चीज़ की, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सिखा दूं कि किस तरीके से हो सकती है कि मुझ जैसा फारिग बंदा बैठ के जब कर सकता है, तो अगर आप इसको मोर डेडिकेशन से यानी ज़्यादा लगन से करेंगे तो आई एम श्योर कि आप जो है ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, और फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, कुछ दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे तो भी अब मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।